हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 21 मार्च, 20 मार्च आज। और हम लोग क्या देखेंगे, महत्वपूर्ण न्यूज़ को जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट आज देखने को मिला है, जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं। चलिए, सबसे पहला मामला देख लीजिए। यहाँ पे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिया जवाब हल्फनामा। देखिए, चुनाव आयुक्त जो है ना, इलेक्शन कमीशन पूरा न्यूज़ में आ रहा है एकदम। 2 महीना से तो कंटिन्यू एकदम बना हुआ है। क्वेश्चन तो इस बार आने वाले हैं यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में। आपका बीपीएससी एग्जाम होना है ना, देख लीजिएगा इस बार क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। तो यहाँ पे क्या देखेंगे, देखिए क्या होता है। पहले आपको कहानी थोड़ा सा सुना देते हैं। यहाँ पे कहानी क्या है। अभी आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन जो होता है हमारा, इलेक्शन कमीशन, उसमें 3 मेंबर होता है। एक अध्यक्ष होते हैं और 2 मेंबर होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, ये तीनों का जो है नियुक्ति एक पैनल करती है, जो कि पीएम उसका अध्यक्ष करते हैं। एक पैनल करती है, तो उस पैनल में 3 लोग होते हैं। एक प्रधानमंत्री हो गए, एक कैबिनेट स्तर के मंत्री हो गए, कैबिनेट मिनिस्टर हो गया, और एक हो गया लोकसभा स्पीकर के, मतलब लोकसभा के जो अपोजिशन लीडर है, ओपी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ना, स्वायत्तता, ऑटोनॉमी मेंटेन करने के लिए और पारदर्शिता मेंटेन करने के लिए यहाँ पे जो है ना, सुप्रीम कोर्ट के जज को, सुप्रीम कोर्ट को भी यहाँ पे शामिल करना था। सुप्रीम कोर्ट के जज को भी यहाँ पे रखना था, ठीक है। प्रधान न्यायाधीश जो होते हैं ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनको इसमें शामिल रखना था। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। जब कोर्ट ने पूछा सरकार से कि आपने ऐसा क्यों किया, तो सरकार ने जवाब दिया। देखिए यहाँ पर जवाब दिया है कि यहाँ पर देखिए, अगर कोई भी संस्था ऑटोनॉमी या पारदर्शिता सिर्फ जो है प्रधान न्यायाधीश को वहाँ पर इंक्लूड करने से नहीं होता है, तो इस तरह के दलील यहाँ पर देखा गया है, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं। कुल मिलाकर क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, पहला क्वेश्चन याद रखिएगा यहाँ पे वनडे एग्जाम के लिए, ज्ञानेश कुमार, ये जो है ना आयुक्त हैं इलेक्शन कमीशन के, ज्ञानेश कुमार हो गए। और दूसरा कौन हो गया, सिंधु और सुखबीर सिंह सिंधु, ये दूसरे हो गए, ठीक है। और राजीव कुमार तो आपको पता ही, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ही वो। 3 फैक्ट हो गया। पैनल की बात कर दी यहाँ पे, कमेटी, यहाँ पे कमेटी में कौन कौन से मेंबर होते हैं वो बात कर दिए। आर्टिकल 324 याद रखिएगा, ये हमारा इलेक्शन कमीशन से डील करता है। आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। क्वेश्चन पूछता है कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सा नहीं है, तो आपको इस ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं हम लोग। आगे देखते तो हमें देखने को मिलता है, प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन और जेलेंस्की से कहा, ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा मुझे सुन के। क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम करेगा। देखिए, अभी जो आपने देखा कि व्लादिमीर पुतिन और जो व्लादिमीर जेलेंस्की यहाँ से मतलब आपस में क्या है, बहुत यहाँ पे तनाव युद्ध देखने को मिला। इससे आपको ग्लोबल इंपैक्ट देखने को मिला, सप्लाई चेन में इफेक्टिव मिला। ये सब मेन इसका टॉपिक है। हम लोग यहाँ पर देखेंगे वेगनार समूह का आपने नाम सुना है ना, पिछले बार बीपीएससी में पूछा था वेगनार समूह। वेगनार समूह पूछा था, इनका प्राइवेट आर्मी है, किनका, रूस का वेगनार समूह। तो विद्रोह कर दिया था ये आर्मी ने, क्योंकि इसको सामान नहीं मिल रहा था, पैसा नहीं मिल रहा था। तो वेगनार समूह जो बीपीएससी में पिछले बार क्वेश्चन पूछा था, याद रखिएगा। अभी ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा आपने पता है ना, ऑपरेशन गंगा क्या होता है, इस बार जेपीएससी का एग्जाम में शायद पूछ लिया था आपका, ठीक है, जो 2-4 दिन पहले हुआ था स्टेट पीसीएस में। तो ऑपरेशन गंगा याद रखिएगा, जो भी यूक्रेन में जो भारतीय फंसे हुए थे, उनको सुरक्षित जो है भारत लाया गया था ऑपरेशन गंगा के माध्यम से। इसको ध्यान में रखिएगा। और ना सिर्फ भारतीयों को लाए थे, जो भारत के पड़ोसी देश है ना, उनके नागरिकों को भी लाया गया था। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये सब ऑपरेशन जो है ना, ये आपका विदेश मंत्रालय की तरफ से चलाया जाता है, विदेश मंत्रालय, याद रखिएगा। ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन सुकून, ऑपरेशन गंगा, तो ये सब चीज़ें हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है आपको। ऑपरेशन कावेरी। चलिए अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अगले मुद्दे पे। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, भारत में सबसे गरीब और 1% अमीरी, 40%, मतलब भारत में जो 1% जो पॉपुलेशन है ना, 1% जो अमीर व्यक्ति है ना, उनके पास पूरे देश का 40% क्या संपत्ति है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये दिखाता है इनइक्वालिटी को दिखाता है, ठीक है। इनइक्वालिटी, इसमें आय को लेकर कितना यहाँ पे इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी मतलब असमानता है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछता है गिनी कोफिशिएंट। आपने नाम सुना होगा, गिनी कोफिशिएंट सुना है ना। तो ये गिनी कोफिशिएंट क्या है, कि मेजरमेंट टूल है, जो कि नापता है, मेजरमेंट करता है कि कितना आय में क्या है डिफरेंस है। ये इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन पूछता है। अगर जीरो जो है, जीरो इंडिकेट करता है इक्वालिटी को। अगर वैल्यू जीरो है तो वहाँ पे इक्वलिटी है पैसा को लेकर, मतलब आय को लेकर। और 1 अगर आता है आपका नंबर, तो इसमें इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो गिनी कोफिशिएंट याद रखिएगा। फिर आय को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपने लॉरेंस कर्व भी नाम सुना होगा इकोनॉमिक्स में। ये महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप याद रखिएगा। खास करके स्टेट पीसीएस और आपका यूपीसी वाला एग्जाम है ना, बीपीएससी में खूब पूछता है यहाँ पे। फिर आ जाए यहाँ पे राजधानी को सबसे प्रदूषित शहर दर्जा मिलना, राष्ट्रीय स्तर। आपको पता ही है ना, दिल्ली जो है ना कैपिटल, दिल्ली कैपिटल पूरे विश्व में सबसे प्रदूषित शहरों में
अपना नाम दर्ज किया है, ठीक है। ये तो यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, इन्होंने कहा ये शर्म की बात है, क्योंकि वहाँ पर गवर्नमेंट किसका, केजरीवाल है। तो केजरीवाल के वहाँ पे क्या है, मुख्यमंत्री है, तो उनको कहा कि ये बहुत शर्म की बात है, आप जो है क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इस तरह की बातें की गई। क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा, क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर देखिए, दिल्ली के ना जो न्यू दिल्ली हमारा कैपिटल है, भारत का कैपिटल है ना, तो यहाँ पे जो दिल्ली की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, इसका अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, इसके करते हैं राष्ट्रपति। याद रखिएगा, खूब एग्जाम में पूछा गया ये वाला, राष्ट्रपति। और यहाँ के जो मंत्री होते हैं वो मुख्यमंत्री के सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। लेकिन जो मंत्री होता है ना, वो राष्ट्रपति के प्लेजर पे बने रहेंगे अपने पद पे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं। इस फैक्ट को याद रखिएगा, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है और मैंने आपके साथ शेयर किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे हम लोग। सारे उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और किस तरह पूछता है। यहाँ पर पेपर पढ़ने का तरीका यहाँ पर सीख लेंगे हम लोग, कैसे पेपर को हम लोग पढ़ते हैं एस्पिरेंट की नज़र से। इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे, एक था टर्म। देखिए यहाँ पे संपादकीय एडिटोरियल पेज में मुझे कुछ खास जो है नजर आया है, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बात की गई है, तो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बच्चे को लेकर यहाँ पे आर्टिकल दिया है बिखरते रिश्ते। जैसे कि आपने देखा सिंगल पेरेंट का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे कि शादी के बाद तलाक ले देते हैं, जो माता पिता अलग हो जाते हैं, फिर बच्चों का कस्टडी किसके पास जाएगा, ये सब लेके पूरा मुद्दा पे बात किया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो है देख लीजिए, यहाँ पे बिखरते सामाजिक पारिवारिक ढांचे के इस दौर में भारत जो है ना, सिंगल पेरेंट वाले परिवारों के मामले में अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथे स्थान पर आता है। मतलब सिंगल पेरेंट, या तो माता के पास या तो पिता के पास, ठीक है, बच्चे रहेगा तो सिंगल पेरेंट कहलाएंगे वो। ठीक है, तो सिंगल पेरेंट कहलाने के बाद भारत का जो है ना चौथे स्थान पे आता है। याद रखिएगा, फैक्ट जो है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला ये हो गया। दूसरा आर्टिकल 24 याद रखिएगा, आर्टिकल 45 याद रखिएगा, ये सब जो है ना बच्चे से डील करता है। ठीक है, आर्टिकल 24 में पता है आपका, इसका जो एक्सप्लॉइट शोषण नहीं कर पाओगे, शोषण से सुरक्षित यहाँ पे किया गया है। आर्टिकल 24, बच्चों को आप ऐसे खतरनाक जगहों पे जो है काम वगैरह नहीं करवाओगे, उनको जो है रोजगार पे नहीं रखोगे जो उनके जान के लिए खतरा है। आर्टिकल 45 में आपको पता ही है ना, डीपीएसपी का पार्ट है। आर्टिकल 45 में बताया गया है कि जो पेरेंट्स हैं उनका ये दायित्व है कि वो बच्चों को जो है एलिमेंट्री एजुकेशन दे। ठीक है, याद रखिएगा। तो आर्टिकल 24, 45 ये जो है इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार। फिर पॉक्सो एक्ट आपने देखा है, पॉक्सो एक्ट भी बच्चों के जो है यहाँ पे न्याय को दिलाने में जो है अहम भूमिका निभाता है। पॉक्सो एक्ट हो गया यहाँ पे। फिर आते हैं यहाँ पे अगला, देखिए समझौते से उम्मीद। आपने देखा ना, यूरोपियन जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये जो एग्रीमेंट हुआ है ना भारत के साथ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछता है, बीपीएससी ने पिछले बार पूछ लिया था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये दो कंट्री से दो क्वेश्चन पूछा था। जो इंपॉर्टेंट जो समझौते होते हैं ना, उसको लेकर जो पूछ लिया जाता है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो EFTA और भारत के बीच में जो हुआ है, समझौता हुआ है, जो एग्रीमेंट हुआ है, वो 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है ना व्यापार करने को लेकर किया गया है। कि हम लोग जो है ना अपने व्यापार है या इन्वेस्टमेंट है, 100 अमेरिकी डॉलर को लेकर यहाँ पे परिकल्पना की गई है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे गैर कृषि जो उत्पाद है ना, उसको बाजारों तक पहुंच प्रदान करने के लिए यहाँ पे एग्रीमेंट किया गया। गैर कृषि, नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, याद रखिएगा, कृषि नहीं, नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ध्यान में रखिएगा, इसको एग्जाम में पूछे जाएंगे आपके। उसके बाद आगे आते हैं तो हमें देखने को मिलता है आम चुनाव। देखिए यहाँ पे पूरा आर्टिकल जो है आम चुनाव को लेकर, आपको पता है ना इलेक्शन होने वाला है, लोकसभा के जो है यहाँ पे क्या होगा, इलेक्शन होगा। तो लोकसभा से कैसे क्वेश्चन पूछता है, ये सब कहानी पढ़िएगा तो आपको लगेगा चलो ठीक है, इट्स ओके, लेकिन क्वेश्चन पूछता है लोकसभा के लेकर। लोकसभा में आपको अगर उम्मीदवार बनना है ना, जो भी उम्मीदवार खड़े होंगे ना, उनको बता दे उनका 25 साल होना चाहिए, एज कितना होना चाहिए, कम से कम 25 साल। ठीक है, दूसरा बता देते आपको नागरिक होना चाहिए। नागरिक जो है 5 तरीके से होते हैं, नागरिक कैसे भी बने जा सकते हैं। ठीक है, पंजीकरण के माध्यम से हो गया और देशीयकरण के हिसाब से, तो 5 तरीके होते हैं, आप उसको देख लीजिएगा। तीसरा क्या होता है, और उनको जो है अनसाउंड माइंड का होना चाहिए, मतलब दिमाग से अच्छे होना चाहिए, दिवालियेपन बैंकरप्सी वगैरह नहीं होना चाहिए। तो ये 3 क्राइटेरिया। एक और क्वेश्चन कैसे पूछा था यूपीएससी में, और बीपीएससी में पूछा था, और यूपीपीसीएस में पूछा था कि बताइए संसद बनने के लिए, ठीक है, संसद बनने के लिए मिनिमम कितना एज होना चाहिए। वहां पे ऑप्शन में 25 भी लिखा हुआ था और 30 भी लिखा हुआ था। तो देखिए 30 जो चाहिए राज्यसभा के लिए मेंबर बनने के लिए, 25 चाहिए लोकसभा के लिए मेंबर बनने के लिए, तो मिनिमम 25 है ना, तो वहां पे आंसर 25 हो जाएगा। बहुत लोगों ने 30 मारा, बहुत लोगों ने 25 किया, बहुत लोगों ने ऑल द एबव साथ के चला गया, तो यहाँ पे आंसर 25 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और देख लीजिए यहाँ पे,
चुनाव में सबसे बड़ा चुनौती क्या है? मेंस में अगर आपको लिखने बोलेगा कि चुनाव के दौरान जो है ना, चुनाव कराने में, संपन्न कराने में या चुनाव आयोग के सामने क्या चुनौतियां, तो आप यहाँ पे काले धन को लेकर आप यहाँ पे लिखोगे। एक पॉइंट में आप काले धन लिखोगे कि यहाँ पे जो लोकसभा जो इलेक्शन होता है, चाहे कोई भी विधानसभा इलेक्शन होते हैं, तो वहाँ पे काले धन का जो प्रभाव जो बढ़ जाता है, उसका जो इस्तेमाल बढ़ जाता है, तो इसको रोक पाना इलेक्शन कमीशन के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो इसको याद रखिएगा, आप चैलेंजेस में इसको दिखाएंगे जब मेंस में पूछा जाएगा तब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर। इन्होंने कहा कि नेहरू के दौरान दौर को महान बनाने की सोच से बाहर निकलने की जरूरत है। क्यों बात ये की है? देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था तो वहाँ पे जो फॉरेन पॉलिसी थे ना, उसमें मतलब एक ही व्यक्ति का ज़्यादा योगदान था, जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, डॉक्टर क्या नाम इनका, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो इनका ये कहना है। तो उस सोच से बाहर निकलना होगा हमें। क्यों? देखिए, क्योंकि अभी आपने देखा कि G20 का भारत में क्या अध्यक्षता हुआ, भारत की अध्यक्षता में G20 सम्मेलन हुआ भारत में। फिर आपने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को भी देखा, लाया गया है, आर्टिकल 370 को रद्द कर दिया गया। तो इन तमाम मुद्दों पे जो है ना, यहाँ पे क्या कर रहा है विपक्ष, क्या कर रहा है, विरोध करते रहता है। ठीक है, तो विरोध करते रहता है। तो इन्होंने इसी पे बताया है कि देखिए, आपको इस मानसिकता से बाहर निकलना होगा, नेहरू मानसिकता से। उनके कुछ कुछ ऐसे कदम है ना जो आलोचना करता है। आपने चाइना के मामले में जो है, आपने जो है सही निर्णय नहीं लिया। तो इन तमाम जो है जिक्र का यहाँ पे क्या किया गया है, वर्णन किया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है, जैसे ही दिखेगा मुझे मैं आपको यहाँ पर ऐड करूँगा। देखिए, यहाँ पे वनडे एग्जाम के लिए और मिल गया फैक्ट। राजस्थान में होम वोटिंग, ये जो अभियान है, ये इस तरह का जो प्रयास है, होम वोटिंग की जो सुविधा है ना, राजस्थान से शुरू किया गया। याद रखिएगा, बोलेगा कि हाल ही में जो है यहाँ पे होम वोटिंग की जो सुविधा किस राज्य से शुरू की गई है, तो आपको बता दें, होम वोटिंग की जो सुविधा है या प्रयास है या कैंपेन है, ये आपका राजस्थान से शुरू किया गया। इसको याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि चुनाव की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम आएगा। चुनाव सुधार की दिशा में ये महत्वपूर्ण जो कदम है। इसके बाद आगे आते हैं, आगे आएंगे हम लोग तो क्या देखने को मिल रहा है। समय कितना हो गया? 12 मिनट हो गया ना। फटाफट चीज़ों को यहाँ पे कवर करने होते हैं हमें। देखिए, अभी बेंगलुरु में पता है ना आपको क्या हो रहा है, पानी की क्राइसिस चल रहा है, और यहाँ पे महिलाएं आप देख सकते हैं पानी भरते हुए। ठीक है, तो जल संकट आप समझ रहे हो ना, इसलिए हमें जल को क्या करना है, प्रिजर्व करना है। जल का जो है ना, हमें युक्ति युक्त तरीके से यूज़ करना है। ठीक है, स्किल तरीके से यूज़ करना है, ताकि पानी की बर्बादी को रोका जा सके। ठीक है, याद रखिएगा इसको। हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इस आर्टिकल में क्या बात की गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है कृत्रिम मेधा, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं इसको, कि दुनिया में करेगा अगुवाई। भारत ने बताया है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो क्षेत्र है ना, इसमें भारत जो है बहुत बड़ा हब बनने वाला है, और इसके लिए युवाओं को यहाँ पे आगे आना होगा। इन्होंने कहा कि देखिए, स्टार्टअप जो है ना, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, सेमीकंडक्टर उद्योग को लेकर, क्वांटम को लेकर, ये जो तमाम मिशन है, इससे क्या होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। अगर हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, इससे क्या होगा, रोजगार मिलेगा। आंसर मैन राइटिंग में से क्वेश्चन पूछता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रोजगार को कैसे बढ़ाएगा, तो इससे इस क्षेत्र में जो नए नए रोजगार देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ ही जो इन्वेस्टर है, जो इंटरनेशनल है, नेशनल इन्वेस्टर है, उसको भारत में जो इन्वेस्ट करने के लिए क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो दो फायदे को आप यहाँ पे जो है आंसर मेंस राइटिंग में यूज करेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे अभी जो इंट्रीम बजट पास हुआ था, अभी जो इस साल जो हुआ है इंट्रीम बजट हुआ है, कंप्लीट बजट तो नहीं हुआ, क्योंकि इलेक्शन होना है। जिस वर्ष इलेक्शन होना होता है ना, उस समय आप बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं करेंगे, बड़े बड़े स्कीम को लॉन्च नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए अंतरिम बजट का यहाँ पे क्या किया गया था, प्रावधान किया गया था। आपको बताते चले, अंतरिम बजट जो है ना, यहाँ पे अंतरिम बजट हो गया, और आपका जो कंप्लीट बजट होता है, फर्क क्या होता है, इंटरिम बजट में क्या होता है कि उसी साल में जो है ना, मतलब जो पीरियड बचा हुआ है, इलेक्शन का जो पीरियड बचा हुआ है 2-3 महीना का या 4 महीना का, उसको खर्च करने के लिए यहाँ पे जो है ना, उसकी इनकम को और उसके खर्च को यहाँ पे ब्यौरा दिया जाता है, इंटरिम बजट। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। यहाँ पर देखने को मिल रहा है वित्त मंत्री रिजर्व बैंक के गवर्नर को मुलाकात। देखिए, यहाँ पे जो है ना, वित्त मंत्री हमारे पता है निर्मला सीतारमन है, और गवर्नर हमारे शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो शब्द देखने को मिल रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया कि 6 मेंबर का कमेटी होता है। इसमें मेंबर कितने होते हैं? 6 होते हैं। एग्जाम में जब स्टेटमेंट बना के पूछा था कि उसमें 12 मेंबर लिखा हुआ था। ठीक है, स्टेटमेंट में एमपीसी में 12 मेंबर होते हैं, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। 6 मेंबर होते हैं। 3 जो है आरबीआई की तरफ से होते हैं, और 3 जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। ठीक है, नॉमिनेट करती है।
तो और याद रखिए एमपीसी जो है ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रोविजन नहीं है। ये आरबीआई जो एक्ट है ना, उसके जो आरबीआई एक्ट 1934 है ना, उसके तहत इसको बनाया गया है। तो ये क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। सेबी देख लीजिए, सेबी से भी क्वेश्चन पूछेगा स्टेट पीसीएस में। सेबी जो है 1992 में बना था, और जो स्टॉक मार्केट होता है ना, उसमें क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। ये फैक्ट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे जब मूव करेंगे, और आपको ये भी बता दें, जो गवर्नर होता है ना, गवर्नर आरबीआई के, उनको अपॉइंट कौन करता है, केंद्र सरकार करती है, याद रखिए, केंद्र सरकार जो है अपॉइंट करती है इसको। ये भी क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है। आगे चलेंगे हम लोग, तो हमें देखने को मिलता है, देखिए एक आईवीएफ जो टेक्निक है ना, तकनीक है, यहाँ पे क्या होता है, मदर को, मतलब मदर बनने के लिए यहाँ पे अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है ना, तो उनको असिस्टेंट के तौर पे जो है ना, इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। और इसको यूज़ करने वाली जो महिला होती है ना, उनका उम्र होना चाहिए 21 से 50 साल। लेकिन अभी कुछ जो है मामलों में न्यूज़ में आ गया है, क्या नाम है उनका, जो सिंगर थे पंजाब के, सुद्धे मूसेवाला, तो यहाँ पे उनके कारण ये न्यूज़ में आ गया आईवीएफ टेक्निक, जो आप इसका ध्यान में रखिएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, तो एक टर्म मिला था मुझे, देखिए एक टर्म मिला था, जुडिशियल कस्टडी होता है, और एक होता है पुलिस कस्टडी। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। दोनों में फर्क क्या होता है, देखिए पुलिस कस्टडी में जब किसी को रखा जाता है ना, तो आप इंक्वायरी कर सकते हो, पूछताछ कर सकते हो, पुलिस पूछताछ करती है उसे। लेकिन जब जुडिशियल कस्टडी में रहेगा ना, तो पुलिस उससे इंक्वायरी नहीं करेगा जब तक उसको जो कोर्ट से परमिशन ना मिल जाए। अगर इसी तरह का मामला हुआ था दिल्ली में, महाराष्ट्र में हुआ था, कि जुडिशियल कस्टडी में उसको रखा गया था, लेकिन पुलिस ने उससे इंक्वायरी कर लिया। जब कोर्ट ने पूछा कि आपने जो है कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया, आपको जो इंक्वायरी करने का पावर किसने दिया, जबकि इनको जो है जुडिशियल कस्टडी में रखा गया। तो फिर इस तरह के मामला देखे गए थे, और यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया, जुडिशियल कस्टडी में आज जो पुलिस जो इंक्वायरी नहीं करती है बिना कोर्ट के परमिशन के, ठीक है। चलिए आगे जब बढ़ेंगे हम लोग, तो क्या देखने को मिलेगा, पाकिस्तान सीमा, देखिए जो आतंकवाद को फैलाता था, और पाकिस्तान आज बोल रहा है कि आतंकवाद को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। सुधार आ रहा है इसमें। अब यहाँ पे बात करेंगे अगले आर्टिकल पे, तो याद रखिएगा, अब ये चाहता है कि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ जो है मित्रवता जो वाले संबंध स्थापित करें, शांति वाला स्थापित करें, ठीक है। अच्छा लगा सुन के। अब हम लोग बात करेंगे बाइडेन और ट्रम्प के प्राइमरी चुनाव के बारे में। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछा गया था यूपीएससी में। ये जो है डोनाल्ड ट्रम्प है, पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, और ये जो बाइडेन है वर्तमान में राष्ट्रपति है, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा गया था, प्राइमरी चुनाव क्या होता है। प्राइमरी चुनाव क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये पार्टी है रिपब्लिक पार्टी से है, और ये डेमोक्रेटिक पार्टी से है ना, तो इन्हीं पार्टी में बहुत लोग उम्मीदवार होंगे जो राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, ठीक है, एलिजिबल होंगे। तो उनके बीच में जो यहाँ पे जीत कर वो जीते, उसको प्राइमरी चुनाव बोलते हैं, प्राइमरी इलेक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये भी अपनी पार्टी के बहुत सारे उम्मीदवार होंगे, उनसे जो है जीत कर आगे आए हैं, उसी को प्राइमरी चुनाव बोलते हैं। आपको बता दीजिए ट्रम्प जो है ना किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, फ्लोरिडा, ठीक है, याद रखिएगा। इसी तरह यूपीएससी में पूछा गया था, जब जॉर्ज बुश थे ना राष्ट्रपति, तो उसमें पूछा था कि किस क्षेत्र से चुन के आए थे, तो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प कौन हो जाएंगे, फ्लोरिडा, ठीक है। बाइडेन का सर्च कर लीजिएगा, मुझे अभी यहाँ पे न्यूज़पेपर में नहीं मिलेगा तो मैं आपको इंडिकेट करूंगा। फिर देखिए सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर एक नया संस्था है यूएफसी, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, यूनाइटिंग फॉर कंसेंस। यूनाइटिंग फॉर कंसेंस जो है ना, ये पाकिस्तानी गुट वाला एक प्रस्ताव है, ठीक है। पाकिस्तानी गुट वाला क्या है, संगठन है, जो कि भारत क्या चाहता है कि परमानेंट मेंबर की संख्या बढ़ाई जाए, जो एलिजिबल उनको दिया जाए परमानेंट मेंबर वाला, P5 के अलावा। अब P5 का ये विरोध करता है कि नहीं, परमानेंट मेंबर को नहीं बनाया जा सके, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे पाकिस्तान भी है और चाइना भी यहाँ पे क्या है, पर्यवेक्षक का दर्जा मिला हुआ। तो आप समझ रहे हैं किसके इन्फ्लुएंस में काम करेगा ये संस्था, इसी को ध्यान में रखते हुए। और ये 26 सीट वाला है, ये याद रखिएगा। यूएफसी जो है ना, यूनाइटेड फॉर कंसेंस, याद रखिएगा, 26 जो है मेंबर वाला कंट्री है, और ये चाहता है कि भारत जो है ना परमानेंट मेंबर ना बने, ठीक है। तो भारत ने कहा कि और यूएफसीसी का जो प्रस्ताव है ना, इसको क्या ठुकरा दिया, और भारत चाहता है कि यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सुधार हो, रिफॉर्म हो, और भारत को उसका प्रतिनिधि मिले, अस्थायी प्रतिनिधि, ठीक है। चलिए रुचिरा कंबोज का नाम याद रखिएगा, वो यूएनओ में भारत की जो है अस्थायी जो है मतलब क्या है, वो परमानेंट वो है, आपके एम्बेसडर हैं भारत के। फिर देखिए गवादर पोर्ट भी न्यूज में आ गया है, मैचिंग के फॉर्म में पूछता है यूपीएससी। गवादर पोर्ट जो है ना, ये पाकिस्तान में है, याद रखिएगा। और वहाँ पे एक बलूचिस्तान जो है ना जगह है, ठीक है, वहाँ पे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है एक, वहाँ पे क्या है, विद्रोही संगठन है, जो कि पाकिस्तान का विरोध करती है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना जो है ना, वहाँ पे जो रिसोर्सेस है वहाँ पे बलूचिस्तान का, उसका यूज़ करती है, दोहन करती है। तो ये लोग जो है ना विरोध करते हैं, ठीक है। साथ ही आपको बता दें, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है ना, उसका भी विरोध करते हैं ये लोग, और करना भी चाहिए, क्योंकि इनके संसाधन का इनसे पूछे बिना ही यूज़ कर लेते हैं। ये बलूचिस्तान जो है ना पाकिस्तान में जगह पड़ता है आपका, याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे
जारदोला जगह कहाँ पे है और हरनोई जगह कहाँ पे, ये मैचिंग के फॉर्म में यूपीएससी पूछेगा इस बार। ये पाकिस्तान में पड़ता है, याद रखिए। वहाँ पे अभी धमाका हो गया मिथेन गैस के कारण, और मिथेन गैस से अभी जो आपके साइंस में टॉपिक में स्टेट पीसीएस वगैरह में पूछ लेता है मिथेन गैस, ठीक है। मिथेन गैस जो धान जो है ना, धान के खेत से निकलता है, कोयला खदान से मिथेन गैस देखने को मिलेगा आपको। और मिथेन गैस जो है आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, तो इस फैक्ट को भी याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिर आइए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो मुफ्त सौगात, आपने देखा ना, पार्टियां जो है अपने चुनाव जीतने के लिए आम जनता को लुभाने की कोशिश करती है, फ्री में आपको ये दे देंगे, फ्री में आपको ये देंगे। इसी को रेवड़ी सिस्टम बोलते हैं, रेवड़ी सिस्टम बोलते हैं। आपने दूध का रबड़ी खाया होगा ना, उसी को रेवड़ी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने हमें बोला कि आप इस तरह से ना जनता के पैसा को अनुचित तरीके से खर्च नहीं करेंगे। खर्च आपको जनता ही नहीं करना है, लेकिन अनुचित तरीके से नहीं, ठीक है। इसी पे जो है सुप्रीम कोर्ट, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 जो डील करता है, आर्टिकल 24 सुप्रीम कोर्ट से। और यहाँ पे और देखने वाले क्या है, हाँ, जनहित याचिका, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी में। जनहित याचिका जिसको PIL बोलते हैं ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, फुल फॉर्म याद रखिएगा। और ये ना यूएसए से हम लोग जो क्या किए, एक्वायर किए हैं, मतलब वहां से सीखे हमने इस प्रोविजन को, ध्यान में रखिएगा। और इसके तहत जो है ना पब्लिक जो इंटरेस्ट के जो मुद्दे होते हैं, मानवाधिकार के मुद्दे होते हैं, समानता वाले मुद्दे होते हैं, इसमें जो है कोई भी दर्ज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में, मतलब कोर्ट में उठा सकता है PIL के तहत। और यहाँ पे कोर्ट डिसाइड करती है कि ये मामला को PIL के तहत लिया जाए या नहीं लिया जाए, ठीक है। यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिर बात करेंगे वैश्विक पोषणता सूचकांक जो जारी कौन करता है, UN जारी करता है, ठीक है। वैश्विक पोषणता, वर्ल्ड हैप्पीनेस जो इंडेक्स है, भारत का रैंक कितना है, 126 है। कितना देश में, 146 में, मतलब 143 जो है देश ने पार्टिसिपेट किया था, भारत का 126 नंबर आया, ठीक है। टॉप पे कौन है, फिनलैंड। अगर स्टेट पीसीएस पूछेगा तो टॉप पे कौन है, फिनलैंड पूछ देगा या भारत की रैंकिंग क्या है। लेकिन यूपीएससी पूछेगा तो स्टेट में बना के पूछेगा। पहली बार जो है ना वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है ना, पहली बार 2012 में आया था, ऐसे स्टेट में बना के पूछेगा आपसे, तो ध्यान रखिएगा ये तमाम फैक्ट को। इसके बाद आते हैं हम लोग स्पोर्ट्स सेक्शन में। स्पोर्ट्स सेक्शन में आते हैं, 21 मिनट हो गया ना, चलिए फटाफट चीज़ों को पूरा करते हैं। स्पोर्ट्स में एक मुझे खास नजर आता है ये वाला। देखिए, अगर आपको हमारा कंटेंट या हमारा तरीका पसंद आता है ना, तो आप लोग प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर देंगे और हमें बताएंगे आप लोगों को कैसा लगा। बहुत लोग कमेंट भी कर रहे हैं, मैं उनका कमेंट को पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ उनको, ठीक है। तो ये आपका दायित्व है कि आप हमें प्रोत्साहित करें, और ये हमारा काम रहेगा कि हम चीज़ों को बेहतर तरीके से आपके सामने परोसने का कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए, ओलंपिक को लेकर भारत बोल रहा है कि अब 2036 का जो ओलंपिक होगा ना, हम उसको कराने के लिए तैयार हैं। अगर हमें जैसे निमंत्रण मिलता है, ठीक है, तो हम इसको कराने के लिए तैयार हैं। और 2030 में जो युवा ओलंपिक होगा ना, उसको भी ऑर्गेनाइज करने के लिए हम क्या है, तत्पर हैं, ठीक है। चलिए, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 2024 में कहाँ हो रहा है, पेरिस में हो रहा है ओलंपिक। कहाँ हो रहा है, पेरिस में। 2028 में कहाँ पे होगा, ये होगा आपका लॉस एंजलिस USA में होगा, ठीक है। और 32 में कहाँ होगा, ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। तो तीनों को आपको याद रखना है। 2024 का कहाँ हो रहा है, पेरिस में, पेरिस फ्रांस में हो रहा है 2024 का। 28 का कहाँ पे होगा, लॉस एंजलिस होगा ना। और थर्ड वाला कहाँ पे होगा, 2032 का, तो होगा ब्रिस्बेन में। और 2036 का कहाँ पे होगा, अपना भारत में। तो ये जो है ना, आप सीक्वेंस याद रखिएगा, मैचिंग के फॉर्म में पूछा जा सकता है, वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और इसके बाद जो है सारे कवर को हमने कवर किया। अगर आपको कुछ लगता है कि और भी मुझे कुछ पढ़ना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, तो आप जो है पढ़ने के लिए स्वतंत्र हैं। और इस PDF को जो है हम अपने टेलीग्राम पे शेयर कर देते हैं टाइम टू टाइम, तो आप लोग ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल, हमारा वीडियो में जो लिंक दिया हुआ रहता है। और आप लोग अपने जरूर कमेंट करेंगे, फीडबैक देंगे कि कैसा आपको टॉपिक लगा। धन्यवाद।